नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक हिंदी का एक नया अध्याय लेकर आए हैं, नया चैप्टर लेकर आए हैं, विष के दांत। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को एक ही वीडियो में पूरा समाप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं बिना समय विलंब किए हुए। जैसा कि आप लोग को हेडिंग दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, विष के दांत के लेखक है जो नलिन बिलोचन शर्मा। इसको मैं मेरा एक वीडियो था जिसमें था कि लेखक की याद करने का एक ट्रिक में दिया था, है वीडियो, आप जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में होगा। ठीक है, तो वहां पर मैं दिया था सांप काटता है तो शरीर कैसा होगा, मलिन हो जाता है, मलिन। तो विष लगेगा, विष से शरीर क्या होता है, मलिन। उसी को मैंने कहा मलिन नहीं बल्कि ललिन। तो विष के दांत ललिन बिलोचन शर्मा लिखे हैं। ठीक है, इसके कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि एक गरीब और मध्यम वर्ग के बीच के अंतर को दर्शाया गया है और बेटे और बेटियां के बीच अर्थात लिंग भेद को दर्शाया गया है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसी बात को लेकर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं दोस्त। ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था। उनके माता का नाम रत्नावती शर्मा और पिता का नाम महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा था। जब ये शुरुआती है कहानी लिखते हैं, मध्यम वर्ग के उजागर को, कृतियों को उजागर करते हुए बोलते हैं कि एक दिन की बात है, सेन साहब के पास एक चमचमाती हुई कार है, काली कार है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, या पूछा भी गया है कि बताइए सेन साहब के पास कैसी कार थी। तो कार थी। कितनी की थी? तो 7,500 की थी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 7,500 में वो खरीदे थे, काली कार थी, उसको कोई छू नहीं सकता है। यदि कोई छू भी ले तुरंत सोफर उसको क्या करता है, साफ सफाइया पर लग जाता है। एक दिन की बात है, सेन साहब के घर कुछ दोस्त तो आए हुए थे, या फिर मैं उससे पहले ये बता दूं, इनकी 5 बेटियां हैं और पांचों के पांचों इतना सुशील हैं कि ना किसी से बोलती विशेष हैं, ना हंसती, ज्यादा खिलखिलाती हैं। मतलब बेटियों को, इनकी अपनी 5 पुत्रियों को आजादी नहीं दिया गया है। ठीक है, वहीं बुढ़ापे में, गिरते हुए उम्र में उनका एक संतान होता है जिनका नाम वो रखते हैं खोखा। दुलार से खोखा इसका नाम रखते हैं और इसका नाम ऐसे कासू रहता है। तो खोखा गिरते हुए उम्र का एक सहारा बना, खोखा जन्म हुआ, जिसके कारण एक 5 बेटी और एक बेटा रहा। बहुत दुलार प्यार में पला। 5 बेटियां का उदाहरण आसपास के लोग बोलते थे कि एक तुम लोग हो और एक वो सेन साहब की बेटियां हैं। कितना सुशील है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी आसपास के पड़ोस के लोगों को देना होता था तो सेन साहब की बेटियों को एग्जाम्पल देते थे, मतलब उदाहरण देते थे कि बहुत अच्छा गुण था इनकी। वहीं बेटों को देखा जाए तो बेटा अब इकलौता ठहरा जो, और भी दुलरुआ, अंतिम गिरते हुए उम्र में जन्म लिया था, उसको बहुत दुलार प्यार करते थे, जिसके कारण वह बिगड़ता गया। उनके प्यार में वह चाहते थे कि बच्चे को, लोग कहते थे कि उनको गार्डन चाइल्ड स्कूल में भर्ती कर दिया जाए, है ना, स्कूल में मतलब स्कूल की शिक्षा दी जाए, लेकिन वो नहीं मानते थे। सेन साहब कहते हैं लेखक कि सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि कल कारखाना में काम करने जो मिस्त्री आएगा उसी के साथ बेटा 2 घंटा 1 घंटा हंसुआ दौड़ा ठोक पीट करेगा, है ना, क्या हो जाएगा, उसका हाथ अभी से बैठल रहेगा तो वो आगे आके बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर लेगा। अर्थात इंजीनियर बनाना चाहते थे। अब आते हैं दोस्तों, एक दिन की बात है कि सेन साहब के यहाँ कुछ उनके दोस्त आए हुए थे। दोस्त के रूप में पत्रकार थे जो कि दूर के रिश्तेदार भी थे, और बहुत सारे लोग ऑफिस में बैठे हुए थे। उसी समय क्या होता है कि उनके कार को एक लड़का है मदन, वो शायद छू देता है, और उसी बीच उनका ड्राइवर जो होता है सोफर,
उसको धक्का दे देता है और उसके पैर से, घुटनों से खून निकलने लगता है। उसकी मां आती है उसको ले जाने के लिए, लेकिन बच्चा था गुस्सा में, वह क्या जाना गरीबी क्या अमीरी क्या, हुसैन साहब क्या है, कितना बड़ा आदमी है, बच्चे को क्या मालूम था। उसके ड्राइवर को बार बार मारने के लिए ललक रहा था। तब हल्ला गुल्ला सुनकर हुसैन साहब दोस्त के साथ बैठे हुए थे, बाहर निकले। जब बाहर निकलने लगे तो उनके दोस्त भी जो थे वो भी बाहर निकलने लगे, तो देखे कि उनका ड्राइवर एक बच्चा से उलझ रहा है और उसकी मां उसको बार बार ले जाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन बार बार बच्चा क्या होता है, ड्राइवर को मारने के लिए उलझता है। हुसैन साहब दोस्त के साथ है इसलिए विशेष कुछ ना बोल पाए, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थी कि कितने गुस्से में थे। उनकी मदन की मां को बोले कि मदन की मां तुम इसे ले जाओ और देखना आज के बाद ऐसी गलतियां ना करे। जब उसकी मां उसे लेकर चल जाती है, बेचारा वो बच्चा का गलती क्या था, यदि मान लिया कि कार को छू ही दिया था क्या दिक्कत था, ड्राइवर उसको धक्का देता है। एक ध्यान से इस कहानी को समझा जाए, एक गरीब का ड्राइवर भी गरीब घर का है, लेकिन अमीर के घर में रहने, मध्यम वर्ग के घर में रहने के कारण वो उसका साथ दे रहा है, ना कि ये इसका मदन का। तो ध्यान दिया जाए, उस बात उसको धक्का दे दिया, वो तो चला ही गया। इसी बीच जब इधर हुसैन साहब बोल रहे थे, बात तालाब हो रही थी, तो गाड़ी के दूसरी तरफ खटखट की आवाज सुनाई दी। उनके गाड़ी के पीछे यानी खटखट की आवाज सुनाई दी। हुसैन साहब निकले और जब आगे बढ़े तो देखे कि उसकी गाड़ी के कार के शीशा, जो आए थे दोस्त लोग थे, उनकी कार की गाड़ी का शीशा क्या था, मतलब गाड़ी लगा हुआ था तो गाड़ी का शीशा क्या कर दिया था, खोखा फोड़ दिया था। ठीक है, चकनाचूर कर दिया था, लाल बत्ती जो पीछे का होता है उसको चकनाचूर कर दिया था। हुसैन साहब गए और उसको बहुत दुलार से उठाते हैं गोद में, खोखा को। खोखा का उम्र विशेष कुछ नहीं है, 5 से 6 बरस है। आपसे पूछा भी जाएगा कि खोखा की उम्र कितनी थी, तो 5 से 6 बरस। उसको दुलार से उठाते हैं और कहते हैं कि देखिए, दोस्तों कहते हैं देखिए, मैं कहा था ना मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, इसका लक्षण अभी से ही दिखाई देने लगा है। लेखक साहब मन बता रहा था, लेखक कहते हैं कि जो दोस्त थे वो तो कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन लेखक की, हुसैन साहब की बात से मतलब ये अपना बड़ाई बहुत ज्यादा करते थे। इसलिए एक बार बंगले में सारे दोस्त के साथ बैठे हुए थे, पत्रकार महोदय थे, और पत्रकार महोदय के साथ उनका एक बच्चा भी आया था, छोटा बच्चा था, जो कि उम्र में खोखा से कुछ छोटा लग रहा था। और दोस्त पूछ बैठे कि बताइए कि ये क्या बच्चा, मतलब बच्चा में अनुशासन था। पत्रकार के महोदय के साथ जो बच्चा आया था उस बच्चे में बहुत अनुशासन था। उस अनुशासन के कारण पत्रकार महोदय के और जो दोस्त थे उनसे पूछ बैठे, बच्चा तो पढ़ता ही होगा। लेखक पत्रकार महोदय जब तक कुछ बोलते तब तक हुसैन साहब बोल बैठते हैं, हम तो अपना बच्चा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और यही बात बार बार दोहराते रहते हैं। फिर उनसे पूछा जाता है कि बताइए, बच्चा तो पढ़ता ही होगा, आप अपने बच्चे को क्या करना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं? तो पत्रकार महोदय बोलते हैं कि सबसे पहले हम अपने बच्चे को जेंटलमैन बनाना चाहते हैं। जेंटलमैन बन जाएगा, नेक आदमी बन जाएगा, अनुशासन आएगा, आचरण आ जाएगा, तो वह फिर उसकी मर्जी जो करना चाहे आगे पढ़ाई करेगा। उसके बाद ये बातें हो ही रही थी, बातें चल ही रहा था कि मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हुसैन साहब जो है ना अपना बड़ाई बहुत ज्यादा करते थे, और उनकी बड़ाई दूसरे की बड़ाई सुनना नहीं चाहते थे। ठीक है, अब पत्रकार महोदय अब जाने ही वाले थे, सब अपने अपने गाड़ी की ओर निकले। उसी में क्या है, मिस्टर सिंह जाकर क्या हो गए, जब गाड़ी बढ़े, आगे बढ़े, बहुत सारे दोस्त थे, आगे बढ़े तो जाकर क्या हो गए, रुक गए। और रुकने के क्रम में देखा उन्होंने
तो उनकी गाड़ी की अगला चक्का क्या है, हवा निकला हुआ है। तो सेन साहब बोले, ड्राइवर को बोले, शोफर को बोले कि देखो तो क्या हुआ अगला चक्का का, देखते हैं वो क्या है, हवा निकला हुआ है। तब तक जो उनके साथी संगति थे सब चले जाते हैं, सभी दोस्त चले जाते हैं, और एक जो मिस्टर सिंह होते हैं वो उनका गाड़ी तो हवा निकाल दिया था, है ना। तो बोलते हैं देखो जाकर दूसरा चक्का भी देख लेना और जाकर क्या करना, सूचना देना। तब तक सेन साहब जाते हैं, बंगले में बैठते हैं अपने दोस्तों के, वही मिस्टर सिंह के साथ, और ड्राइवर सूचना देता है कि पिछला चक्का भी क्या है, हवा निकला हुआ है। बोलता है ड्राइवर कि ये सब ये खोखा बाबू अर्थात कासू बाबू का ही काम है, इधर ही खेल रहे थे। इस तरह से एक और कहानी का मोड़ आता है। एक दिन की बात है, उसके बाद जब टायर हवा भर जाता है तो टायर ठीक करके, मतलब गाड़ी ठीक करके वो चले जाते हैं। तो क्या है, बुलाते हैं, सेन साहब बोलते हैं जाओ उसके पिता गिरधर लाल को बोल देना। गिरधर लाल उन्हीं के फैक्ट्री में काम करने वाला एक व्यक्ति है। बोलते हैं जाके गिरधर लाल को बुला के लाओ। गिरधर लाल जब आता है तो उसको लगता है, गिरधर लाल, मदन के पिता गिरधर लाल आता है तो उसको लगता है कि इतना बड़ा जुल्म किया हुआ है, सर नीचे करके खड़ा हो जाता है। और सेन साहब बहुत बोलने लगते हैं, देखो मदन के पिता, अर्थात देखो सुनो गिरधर लाल, अपने बच्चे को संभाल लो, ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर, गुंडे, मवाली, डाकू बनते हैं, और इस तरह से दोबारा गलती ना करे, है ना। उसके बाद मदन के पिता जाते हैं, अर्थात गिरधर लाल जाते हैं, और घर पे उसको जाकर बुलाकर बहुत पिटते हैं। मदन की रुवाई से, आवाज से पूरा मोहल्ला, है ना, वो शांत रहता है। मतलब बहुत ज्यादा आवाज, बहुत पिटाई उसको बजती है। और जब पिटाई के बाद अगले ही दिन क्या होता है कि मदन जब लट्टू नचा रहा होता है तो उस लट्टू में क्या होता है, वो चले जाते हैं। जब मदन लट्टू नचा रहा था उसी बीच कासू वहां पहुंच जाता है और बोलता है शान से कि मैं भी लट्टू क्या करूंगा, नचाऊंगा। अगर दोस्त उसको कोई आपत्ति नहीं होता है, लेकिन मदन जो था उसी के पिता के कारण, अर्थात सेन साहब के कारण, है ना, सेन साहब के कारण ही उसको पिटाई लगा था। इसके कारण मदन जो है उसको खेलने से मना कर देता है और ये भी गुस्सा में आ जाता है। कहता है भाग, बड़ा आया है लट्टू नचाने, है भी तेरे पास लट्टू क्या। जब रोष में बोला तो इतना रोष में कासू आकर मदन को एक घुस्सा लगा दिया। जब एक घुस्सा लगा दिया तो मदन की बात, मदन कहा, यहां पर तुलना किया गया है कि यह जो लड़ाई है कौओ और हंस और कौओं के बीच, बंगले में रहने वाले पिल्ले और गली के कुत्तों के बीच, यह जो लड़ाई है मांस और हड्डियों के बीच, इस तरह से वहां पर लड़ाई होता है। लेखक तुलना किए हैं, बताए हैं। और जब लड़ाई होने लगता है, दोस्त आसपास में खड़े होकर आनंद ले रहे होते हैं लड़ाई का, लेकिन जब लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, गुस्सा में आकर मदन एक फाइट मारता है और क्या करता है, उसका दो दांत तोड़ देता है। खोखा वहां से दौड़ता हुआ भागता है, घर आता है, और मदन वही सब उसके जो दोस्त थे सब छिप गए, इधर उधर तितर बितर हो गए। मदन रात भर अब करता भी क्या, 8-9 बजे रात तक इधर उधर घूमता फिरता रहा, लेकिन जाएगा कहां, ये भी तो 5-6 साल का लड़का है, ये भी तो बच्चा है। तो वह 8-9 बजे रात को घर आता है, उसको मन में बैठ जाता है कि आज जो पिटाई बजलेगी अन दिनों से क्या होगी, ज्यादा होगी। इससे पहले भी उसको पिटाई बजता था, तो अभ्यस्त हो गया, मतलब मार से क्या हो गया था, उसको एवरीडे पिटाई बजता था, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। लेकिन ये था उसको डर कि आज हो सके जो पिटाई होगी अन दिनों से क्या होगी, ज्यादा होगी। इसीलिए वह आया, धीरे धीरे घर में घुसा, और घुसने के बाद सबसे पहले भर पेट वो खाना खा लिया। खाना खाने के बाद देखा, सोचा कि क्या माता पिता कुछ मेरे बारे में बोल भी रहे हैं क्या। तो धीरे धीरे गया
उनके दरवाजे कमरे के पास सुना। सुनने के बाद इसको कुछ सुनाई अच्छा से नहीं पड़ रहा था, नहीं पति पत्नी वाली बात थी ये, लेकिन इतना ये सुना कि बोल रहे थे, पत्नी को बोल रहे थे गिरधर लाल कि आज बोला ना कि सेन साहब बोले कि कल से नहीं आना, ड्यूटी के लिए नहीं आना, हिसाब किताब कर लेना, ऑफिस जाकर पैसा ले लेना। इतना ये सुना। उसके बाद ये आ रहा था सोने के लिए अपने कमरे में, तभी इसका पैर लोटा से टकरा जाता है और ठन ठन की आवाज हो जाती है। सेन साहब गिरधर लाल का नींद टूट जाता है और जब वे उठते हैं तो उनके पीछे पीछे उनकी पत्नी भी क्या होती है, आती है। सेन साहब आते हैं, उसके करीब आते हैं। मदन देखता है, उसको लगता है कि आज फिर पिटाई जबरदस्त बजने वाली है। दांत पर दांत रखकर अपने शरीर को अंदर से मजबूती प्रदान करता है। जैसे जैसे मदन के पिता मदन की ओर बढ़ रहे थे, उसका डरावना बढ़ता जा रहा था और आकर करीब आकर उसको गोदी में उठा लिए। वह हक्का बक्का रह गया कि कहीं उठा के बजा नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन गोदी में उठाने के बाद उसको गले से लगा लिए। वह दृश्य, और उसने कहा, गिरधर लाल ने कहा कि सावस बेटा, जो मैं इतना साल से नहीं कर पाया, तुमने क्या कर दिया, पल भर में कर दिया। अर्थात यह जो गिरधर लाल के पिता थे, है ना, गिरधर लाल मदन के पिता गिरधर लाल जो थे, वह जिस जंजीर को नहीं झेल पाए, उसे छुटकारा नहीं ले पाए, और मदन क्या किया, तुरंत उसे निपटारा कर लिया। अर्थात इस कहानी में यही कहा गया है कि एक अमीर आदमी गरीब आदमी पर किस तरह से शोषण करता है, उस पर किस तरह उसकी कृतियों को देखता है, किस तरह उसको किस नजरियों से देखता है, यही कहानी था दोस्तों। तो हम इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इससे पहले भी हमारा बहुत सारा वीडियो है, आप यूट्यूब पर जाएं, वहां पर आप सर्च कीजिएगा आर क्लासेस बाय राम प्रवेश सर। राम प्रवेश सर, सारा वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा, आप वहां से भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।